छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बरार का मध्य प्रांत में विलय कब हुआ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने पीछे किसी वीडियो में पूछा था और मैंने ना बरार को बस्तर बोल दिया था, मतलब बरार को जो है मैंने बस्तर पढ़ दिया था और मेरा ध्यान जो है उस पर बिल्कुल भी नहीं गया। मैंने मतलब बस्तर का मध्य प्रांत में विलय कब हुआ और मैंने आंसर बता दिया था 1854। ये तो ठीक है कि जो बस्तर का मध्य प्रांत में विलय ये तो बहुत बाद में हुआ। ये मिस्टेक हो गया था मुझसे। अगर बरार की बात करें, बरार का मध्य प्रांत में विलय, तो ये हुआ था 1935 में। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था ना, भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत जो है ये जो बरार है उसका विलय मध्य प्रांत में हुआ था। इसी के बाद 1935 के बाद जब बरार का मध्य प्रांत में विलय हुआ तब इस प्रांत का नाम हुआ मध्य प्रांत एवं बरार, जिसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी कहा जाता था। 1935 के पहले जो है यह खाली मध्य प्रांत था, ध्यान रखेंगे। 1935 के पहले खाली मध्य प्रांत, 1935 के बाद मध्य प्रांत एवं बरार। बाकी रहा बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर का मध्य प्रांत नहीं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्तर का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय कब हुआ, तो वो हुआ था 1854 में। ये ध्यान रखना, बस्तर का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय हुआ था 1854 में। वहीं अगर हम बात करें बस्तर रियासत का मध्य प्रांत एवं बरार में विलय कब हुआ, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को। जब बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ तो बस्तर रियासत को मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो ये ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीकासार परियोजना किस नदी पर स्थापित है। सीकासार परियोजना इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। पैरी नदी पर है सीकासार परियोजना और ये गरियाबंद जिले में। आपको जिला भी याद रखना है, नदी भी याद रखना है। तो ये गरियाबंद जिले में है सीकासार परियोजना। पैरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। अच्छा, ये जो सीकासार परियोजना है क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां पर सीकासार में ना जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। यहां पर 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, मतलब कि यहां पर 2 यूनिट लगे हुए हैं। प्रत्येक यूनिट जो है 3.5 मेगावाट विद्युत उत्पादित करती है, मतलब यहां से टोटल 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है पैरी नदी में स्थित सीकासार परियोजना से। गरियाबंद जिले में है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि सीकासार परियोजना से कितना विद्युत उत्पादित किया जाता है, तो 7 मेगावाट याद रखेंगे और 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहां पर स्थापित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और ये ना 1979-80 में बना था, ये जो सीकासार परियोजना है, ये विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमसेन द्वितीय द्वारा जारी लेख है। तो भीमसेन द्वितीय, भाई जो भीमसेन द्वितीय है ये राजर्षि तुल्य कुल्य वंश का शासक है, भीमसेन द्वितीय। और इसके द्वारा जो लेख जारी किया गया था वो है आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र, इसी आरंग ताम्रपत्र से राजर्षि तुल्य कुल्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। राजर्षि तुल्य कुल्य वंश, और इस वंश की जानकारी का केवल और केवल एकमात्र स्रोत है और वह है आरंग ताम्रपत्र, जो कि भीमसेन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा लिखा गया नहीं है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखा गया कौन सा रचना नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, किसान कर ले, ये शर्मा जी की रचना है। बेटवा बिहाव भी इनकी रचना है। अंधियारी रात, ये जो है ना अंधियारी रात, ये कपिलनाथ कश्यप जी की रचना है। किसकी रचना है, लिख देता हूं मैं, कपिलनाथ कश्यप। ये जो अंधियारी रात है कपिलनाथ कश्यप जी की रचना है। लेड़गा, ये भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की रचना है। तो यहां से जो अंधियारी है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी 1, 2 और 4 शर्मा जी की रचना है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। बाकी आपको अंधियारी रात भी याद रखना है, जो कि कपिलनाथ कश्यप जी के द्वारा लिखा गया है। तो 1, 2, 4 आपका आंसर होगा, 1, 2, 4 ये।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मटासी मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? मटासी, हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी जो है ना, लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। जो लाल पीली मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? मटासी। मतलब कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय इसका जो नाम है लाल पीली मिट्टी का, वो क्या है? मटासी। तो ये कहाँ अधिकतर पाया जाता है? सर्वाधिक किस क्षेत्र में मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी पाया जाता है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग अर्थात छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। बाकी अगर हम मैकल पर्वत श्रेणी की बात करें तो इधर जो है ना काली मिट्टी पाया जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र में दोमट मिट्टी पाया जाता है। लाल पीली मिट्टी पूर्वी बघेलखंड के पठार में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में मटासी। अगला है, सुमेलित करने को बोल रहा है, पहाड़ी एवं जिला। इस तरफ पहाड़ी दिया हुआ है, इस तरफ जिला दिया हुआ है, तो सुमेलित करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आरी डोंगरी ये कहां पर है भाई? कांकेर में है आरी डोंगरी। ये जहां तक मेरे ख्याल से लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद दिया है मांझी डोंगरी, ये बस्तर जिले में है मांझी डोंगरी, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद है छोटे डोंगर। छोटे डोंगर कहाँ पर है? तो नारायणपुर जिले में है छोटे डोंगर, तो सी का हो जाएगा 2। उसके बाद बड़े डोंगर ये है कोंडागांव में, तो ये हो जाएगा 1। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो इस तरह से ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इनके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 3 2 1 मतलब उल्टा चला गया ना, 4 3 2 1, तो ये आपका उत्तर होगा 4 3 2 1 ब। अगला क्वेश्चन है, हाँ, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार, देखो जब बस्तर कहते हैं ना, मतलब अगर बस्तर जिला बोला जाए तो आज का जो बस्तर जिला है जो आप नक्शे में देखते हैं वही बस्तर जिला है। लेकिन जब बस्तर कहा जाए, बस्तर क्षेत्र कहा जाए, तो उसके अंतर्गत लगभग पूरा जो बस्तर संभाग है, इसमें कई बार जो है कांकेर को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है बस्तर कहलाता है। मतलब कि कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सब जो है बस्तर कहलाता है। तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं भाई? तो केशकाल को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, केशकाल को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसको फूलों वाली घाटी भी कहा जाता है। केशकाल की घाटी बड़ा प्रसिद्ध है ना, जिसमें 12 मोड़ है। ये भी पूछा गया है कि केशकाल की घाटी में कितने मोड़ हैं, तो 12 मोड़ है। तो यही केशकाल जो है बस्तर का प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन मवेशी बाजार कहाँ स्थित था? तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन मवेशी बाजार, जहां पर जानवरों की खरीद बिक्री होती थी, अधिकतर जो गाय बैल हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, इस तरह की चीजों का, तो ये रतनपुर में बहुत होता था। क्योंकि जो रतनपुर है वो लंबे समय तक कलचुरियों की राजधानी रही है, छत्तीसगढ़ में सत्ता का केंद्र रहा है रतनपुर, तो छत्तीसगढ़ के बड़े नगरों में से एक हुआ करता था ये पुराने समय में। तो वहां पर जो है मवेशी बाजार लगता था। अगला क्वेश्चन है, रघुजी तृतीय के शासनकाल में स्थापित ताहुतदारी थी। तो ताहुतदारी, भाई ताहुतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सैंडिस ने की थी। ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस द्वारा ताहुतदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में स्थापित ताहुतदारी कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, जो लोरमी और तरेंगा है ना, लोरमी बना था 1826 में, लोरमी बना था 1826 में, तरेंगा बना था 1828 में। उसके बाद जो सिरपुर है ये बना था 1843 में, और उसके बाद जो लवन है ये बना था 1848 में। तो ये इसका क्रम है। अब अगर हम बात करें रघुजी तृतीय के शासन की, तो रघुजी तृतीय का जो शासनकाल है वो 1830 से आरंभ होता है 1854 तक। वैसे इसके पहले वो जो है ना, मतलब एक मतलब क्या कहना चाहिए, अंग्रेजों के संरक्षण में शासन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे रघुजी तृतीय का कुछ भी नहीं था। तो रघुजी तृतीय का ये जो है समय है शासनकाल 1830 से 1854, इसको जो है छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन भी कहा जाता है 1830 से 1854 के काल को। तो इस बीच भाई कौन कौन से ताहुतदारियां बनी? तो सिरपुर बना और लवन बना, मतलब कि 3 और 4 आपका आंसर होगा। बाकी ये जो तो ताहुतदारियां हैं ना, लोरमी और तरेंगा, ये ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय में बना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराने या सबसे पहले ताहुत कौन थे, तो लोरमी और तरेंगा ध्यान रखना, जो कि ब्रिटिश काल में, जब छत्तीसगढ़ कुछ वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन था, 12 सालों तक, तो उस समय जो है लोरमी और तरेंगा को
ताहूतदारी बनाया गया था सैंडिस के समय में। बाकी रघुजी तृतीय के समय में इन दोनों को मतलब कि सिरपुर और लवन को ताहूतदारी बनाया गया था। इसके बाद 1858 में, ये भी याद रख लेंगे, 1858 में 3 ताहूतदारी बनाई गई। एक था संजारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, संजारी। दूसरा था खल्लारी, खल्लारी जो सिरपुर कहाँ महासमुंद में है ना, खल्लारी, वो वाला खल्लारी। उसके बाद सिहावा, ये जो है 1858 में बना। और ये तीनों भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो तीनों हैं संजारी, खल्लारी और सिहावा, ये तीनों छत्तीसगढ़ जब अंग्रेजों के अधीन आया 1854 के बाद, तो उसके बाद ये तीनों ताहूतदारी बने थे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सी ताहूतदारियां छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय के पश्चात अस्तित्व में आई, तो संजारी, खल्लारी और सिहावा। और ये जो दो है ना, सिरपुर और लवन, ये रघुजी तृतीय के समय, और ये जो है जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त होते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, 3 और 4 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल की रानी किसे कहा जाता है? मैकल पर्वत श्रृंखला जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है ना, राजनांदगांव, कबीरधाम, इस तरफ पड़ता है मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल की रानी किसको बोला जाता है? तो चिल्फी घाटी को कहा जाता है। चिल्फी घाटी, जैसे कि इसकाल की घाटी है वैसे ही चिल्फी घाटी भी है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, देखने लायक स्थल है। अगर आप लोग जाना चाहें तो जरूर जा सकते हैं। रायपुर से जब जबलपुर गुजरता है, मतलब कि रायपुर से जबलपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है चिल्फी घाटी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।